नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो कल के सेशन में हम लोग ओशनोग्राफी का एक इंट्रोडक्शन देखे थे और उसी सीरीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग ओशनोग्राफी यानी जो समुद्र विज्ञान है उसमें जो ओशंस हैं, महासागरों का हम लोग आज क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। ओके, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, सेशन के अंत में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं या किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सागरों या महासागरों का वर्गीकरण की बात करें तो किसी भी चीज़ का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, तो कोई ना कोई बेस होता है, कोई ना कोई आधार होता है। किसी आधार पर ही हम किसी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या वर्गीकरण कर सकते हैं। अब जो महासागर है, इसके क्लासिफिकेशन करने का कई बेस हैं, कई आधार हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग प्रकाश को आधार मानकर महासागरों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी अगर हम लाइट को, प्रकाश को बेस माने, आधार माने, तो प्रकाश के आधार पर महासागरों को 3 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है, पहला है, वो है इयोफोटिक जोन, मीन्स स्पष्ट दृश्य वाला क्षेत्र। जिस क्षेत्र को या जिस क्षेत्र में समुद्र के जिस भाग में प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है या समुद्र के जिस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को इयोफोटिक जोन कहा जाता है, स्पष्ट दृश्य वाला क्षेत्र कहा जाता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहीं होगी समुद्रों में या महासागरों में जहां प्रकाश पहुंचेगा, और जिस क्षेत्र तक प्रकाश स्पष्ट रूप से पहुंचता है उस क्षेत्र को, उस जोन को इयोफोटिक जोन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायस्फोटिक जोन यानी धुंधला क्षेत्र। जो स्पष्ट क्षेत्र है उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो प्रकाश उतना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रकाश का प्रभाव रहता है और इस क्षेत्र को धुंधला क्षेत्र कहते हैं, यानी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम प्रकाश संश्लेषण होता है। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण इसमें जीव जंतु जो है वो कम पाए जाते हैं और इसलिए इसका नाम भी है डायस्फोटिक जोन। नेक्स्ट है अफोटिक जोन। अफोटिक मतलब अस्पष्ट दृश्य वाला क्षेत्र, जहाँ एकदम सूर्य का प्रकाश नाम मात्र का या ना के बराबर पहुँचता हो। ओके, जिसके कारण यहाँ जीव जंतु भी बहुत कम पाए जाते हैं। कारण वही है कि जहाँ जीव जंतु सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा, जहाँ प्रकाश पहुँचेगा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वहाँ पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू लाइट यानी प्रकाश के आधार पर हम लोग महासागरों को 3 भागों में बांटे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए जो इयोफोटिक जोन है और जो डायस्फोटिक है और अफोटिक है, इसको अगर आप देखेंगे तो जो इयोफोटिक जोन है जिसमें स्पष्ट प्रकाश का जो किरण है वो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे क्षेत्र में जो जीव जंतु है उनकी संख्या काफ़ी अधिक मिलेगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम प्रकाश नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश की जो किरण है उसका जो पहुँचने का जो समय है या जो प्रकाश की मात्रा पहुँचनी चाहिए वो उस मात्रा में नहीं पहुँच पाती है जिस मात्रा में आपका इयोफोटिक जोन में प्रकाश पहुँचता है। तो जैसे जैसे आप समुद्र तल से नीचे जाएंगे, जीव जंतुओं की संख्या जो है वो कम होती जाती है, और कम होने के पीछे कारण क्या है, जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता है नीचे तक। तो जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो वहाँ जीव जंतु बहुत कम पाए जाएंगे। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गहराई के आधार पर, जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ओशंस है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एपीपैलेजिक जोन, मेसोपैलेजिक जोन, बैथीपैलेजिक जोन और एब्सोपैलेजिक जोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ऊपर से नीचे क्रम। ठीक है, तो 0 से अगर हम 100 मीटर नीचे जाते हैं
तो इस जोन को हम लोग एपीपैलेजिक जोन कहते हैं। जब 100 से 1000 मीटर तक हम नीचे जाएंगे तो ये जोन कहलाएगा मेसोपैलिक जोन। ओके, और जब 1000 से हम 3660 मीटर यानी लगभग 4000 मीटर के आसपास जाएं तो वो बैथीपैलेजिक जोन कहलाता है। और 3660 मीटर से लेके उसके नीचे जितना भी जाएंगे वो जोन एप्सोपैलेजिक कहलाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। और इसमें एग्जाम में प्रश्न यही पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस समुद्र की सतह से गहराई की तरफ इसका अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है। जब आप देखेंगे तो जो एपीपैलेजिक जोन है वो 0 यानी सरफेस लेवल से सी लेवल ऊपर से लेके 100 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो एपीपैलेजिक जोन होता है। 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक का जो जोन होता है वो मेसोपैलेजिक जोन होता है। और 1000 से लेकर 3600 मीटर तक बैथोपैलेजिक और 3600 से अधिक की जो गहराई है वो एप्सोपैलेजिक जोन कहलाता है। प्रकाश के आधार पर जो हम लोग वर्गीकरण किए थे इसमें देखिएगा कि सर्वाधिक जो जीव जंतु पाए जाते हैं समुद्रों में वो एपीपैलेजिक जोन में ही पाए जाते हैं। ओके, जैसे जैसे हम एपीपैलेजिक जोन से नीचे चलते चले जाएंगे आपको जीव जंतु या जो शैवाल है उनकी संख्या या जो भी है उसमें कमी आपको महसूस होगी, कमी दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आकृति के आधार पर महासागरों को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ आकृति को आधार माना गया है और आकृति यानी जिसको हम लोग साइज कहते हैं उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है आकृति के आधार पर। पहला है महासागरीय या महाद्वीपीय सीमांत यानी ओशनिक या कॉन्टिनेंटल या ओशनिक जो सीमांत होता है, फ्रंटियर होता है, एक वो है। दूसरा है अगाध सागरीय क्षेत्र यानी एबेसल ओशनिक जोन। अब जो महासागरीय महाद्वीपीय सीमांत है इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक निष्क्रिय सीमांत है और एक सक्रिय सीमांत है। अगर हम बात करें निष्क्रिय सीमांत की तो निष्क्रिय सीमांत वो होता है जब 2 प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में संचलन करती है तो वहाँ पर जो सीमांत का निर्माण होता है वो निष्क्रिय सीमांत होता है, यहाँ सक्रिय सीमांत नहीं होता है। और जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ये जो प्लेट का निर्माण होता है और ये जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र कहलाता है सक्रिय सीमांत। और इसी के आधार पर जो महासागरों का निर्माण होता है वो सक्रिय सीमांत के अंतर्गत आता है। अब सक्रिय सीमांत के अंतर्गत जो भी स्थलाकृति जो समुद्र में निर्मित होते हैं उसको पुनः 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सक्रिय सीमांत को पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उभार और चौथा है गहन सागरीय मैदान एंड 5th वन इज महासागरीय गर्त ओशनिक ट्रेंच। अब सक्रिय सीमांत के आधार पर जो 5 भागों में बांटा गया था, जो महाद्वीपीय मग्न तट था, महाद्वीपीय मग्न ढाल था, महाद्वीपीय उभार था, गहन सागरीय मैदान था और महासागरीय गर्त था, ये 5 भाग सक्रिय सीमांत के अंतर्गत आते हैं। इन सारे को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है और कई बार नेट के एग्ज़ाम में तो इसके सीक्वेंस को ही पूछा गया है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और जो महाद्वीपीय उभार है जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं, एबेसल प्लेन यानी महासागरीय मैदान और ओशनिक ट्रेंच महासागरीय गर्त, इसका सीक्वेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेट के एग्ज़ाम में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन खूब मिलेंगे और पूछा गया है। ठीक है, हम लोग एक एक करके बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, महाद्वीपीय मग्न तट की। ठीक है, तो यह महासागर एवं महाद्वीप के बीच स्थित क्षेत्र होता है। जो महाद्वीप होता है कॉन्टिनेंट होता है और जो महासागर होता है, महासागर और महाद्वीप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कॉन्टिनेंट शेल्फ कहलाता है। अगर इसके एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो इसका जो ढाल होता है वो 1 से 3 डिग्री के बीच होता है। यह क्षेत्र छिछला होता है, सैलो होता है, उथला होता है, दलदली होता है। ओके, अगर गहराई की बात करें तो इसका डेप्थ होता है 0 से लेके यानी सी लेवल से लेके 200 मीटर नीचे तक। ठीक है, अगर औसत चौड़ाई की बात करें कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, एवरेज जो विड्थ होता है वो 80 किलोमीटर तक होता है। अगर पूरे विश्व में
बात करें तो जो सबसे चौड़ा मग्न तट है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो सबसे चौड़ा है, वो 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास पाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। विश्व में सबसे संकीर्ण महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास पाया जाता है, देखने को मिलता है। जैसे जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो रॉकी और एंडीज पर्वत है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है जो समुद्र से सटा है, उन क्षेत्रों में सबसे संकीर्ण जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका भी कई प्रकार होता है। तो इसका मेन 3 टाइप होता है, 3 प्रकार होता है। जो मग्न तट, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ग्लेशियर से निर्मित होता है, हिमानी से निर्मित होता है, वो हिमानी मग्न तट कहलाता है। जो कोरल रीफ यानी जो प्रवाल भित्ति के आसपास जो तट निर्मित होते हैं वो प्रवाल मग्न तट कहलाते हैं। और जो नदी के द्वारा अवसाद के कारण, जो जमाव के कारण जो मग्न तट का निर्माण होता है वो नदीय मग्न तट कहलाता है। अब अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो मग्न तट है, हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जो ग्रेट बैरियर रीफ है प्रवाल द्वीप है, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो मग्न तट है वो प्रवाल मग्न तट का उदाहरण है। ओके, वहीं अगर हडसन की खाड़ी में जो निर्मित मग्न तट है वो हिमानी से निर्मित है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो हिम है वो काफ़ी अधिक है, ग्लेशियर्स। विश्व के कुल तेल भंडार का अगर पूरे दुनिया में देखें, पूरे विश्व की बात करें तो तेल भंडार का 20% भाग जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से प्राप्त होता है, महाद्वीपीय मग्न तटों से प्राप्त होता है। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जो मग्न तट है इससे आपको बजरी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बालू भी यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अगर पूरे दुनिया में मग्न तटों पर ही सर्वाधिक अवसाद पाए जाते हैं, जो सेडिमेंट होता है वो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिलेगा, चाहे वो कोरल रीफ से हो, चाहे वो ग्लेशियर से हो, चाहे वो रिवर से हो। इन तीनों कारणों के कारण जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसी पर सबसे ज़्यादा आपको सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा, अवसादीकरण देखने को मिलेगा। विश्व के जो सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र है यानी फिशिंग जोन जो है वो आपको मग्न तट में ही देखने को मिलेगा। जैसे जॉर्ज बैंक है, ग्रांट बैंक है, डागर बैंक है, ये जो जितने भी विश्व के प्रमुख मत्स्य उद्योग क्षेत्र हैं वो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जहाँ पर मग्न तट समाप्त होते हैं उस क्षेत्र को मग्न तट अवकाश यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक कहते हैं। अब समझिएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच का जो भाग होता है, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ख़त्म हो जाता है उसका क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक यानी मग्न तट अवकाश कहते हैं। जो दोनों का ट्रांजिशन जोन होता है, मग्न तट और मग्न ढाल के बीच का क्षेत्र, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक यानी मग्न तट अवकाश कहा जाता है। जो महाद्वीप मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल के बीच स्थित होता है। ओके, जो मग्न तट पर्वतों के पास स्थित है उसे डाल्मेशियन तट कहा जाता है। अब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ माउंटेन्स के आसपास स्थित होता है उसे डाल्मेशियन तट कहा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब बात करें पूरे विश्व के महासागरों में मग्न तटों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, वितरण देखा जाए, तो पूरे विश्व में जो अटलांटिक महासागर है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो कि पूरे विश्व का 13% है। प्रशांत महासागर में 5.7% जो क्षेत्र है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आता है। वहीं हिंद महासागर का 4.2% एरिया जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंतर्गत आता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो संपूर्ण महासागरीय भाग का 7.6% भाग कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी मग्न तट का विस्तार है। अगर एक एक महासागर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विस्तार है, उसके बाद प्रशांत महासागर में, तब जाके आपका हिंद महासागर में। और अगर पूरे विश्व में समुद्र जो महासागर है उसकी बात करें तो सब पूरे समुद्र का 7.6% भाग पर मग्न तट का विस्तार है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो कौन एक वैज्ञानिक, ये तो देख लिए थे हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से है,
समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्वेश्चन को समझिएगा, यानी ओशंस में जो सैलिनिटी आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, कहाँ से आता है? तो समुद्र तल से, जलवायु से, समुद्री जीवों के अवशेष से, या महाद्वीपों से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपों से। महाद्वीपों से ही समुद्र में ज़्यादातर जो सैलिनिटी है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 2 कॉलम दिया हुआ है और मैच करना है। इसको मैच जब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका सकोत्रा चागोस रीज है ये आपका इंडियन ओशन का है, ठीक है। जो स्पिट्सबर्जन रीज है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। जो मिड अटलांटिक रीज है ये आपको सबको पता है कि अटलांटिक रीज में है, और जो कोकोस रीज है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस प्रकार आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो रीज जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हिंद महासागर में कौन कौन से रीज हैं, कौन से कटक हैं, प्रशांत महासागर के कटक और अटलांटिक महासागर के कटक, सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सबसे पहले हम लोग को देखना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो समुद्र से यानी भूमि से समुद्र की ओर सही क्रम, ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े थे वही क्वेश्चंस यहाँ पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाता है, एबेसल प्लेन है, उसके बाद ओशनिक ट्रेंच है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी जो हम लोग देखें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है? तो चीन में, कनाडा में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, या फिर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो रॉकी और एंडीज का जो क्षेत्र है उसके पश्चिम भाग में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो काफ़ी नैरो है, काफ़ी संकीर्ण है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन बना है। फिर आपको रिज यानी कटक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इसको मिलाना है। तो जो कार्लसबर्ग कटक है अभी हम लोगों ने देखा था कि इंडियन ओशन का है। मध्य अटलांटिक रिज यानी मिड अटलांटिक रिज ये अटलांटिक ओशन का है। अब जो ईस्ट पैसिफिक रिज है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और जो अंटार्कटिक रिज है ये अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर आधारित आविलता धारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डेली। नेक्स्ट फिर मैच करने वाला है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्रेंच है उसके बारे में और उसका जो डेप्थ है, एवरेज डेप्थ, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये करेक्ट नहीं है। हालांकि जो आप किताब देखेंगे तो हर किताब में इसका अलग अलग आंसर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो एनटीए ने क्वेश्चंस बनाए थे और जो उसका आंसर मान्य है, जो माना है, उसके अकॉर्डिंग जो टोंगा ट्रेंच है इसकी जो औसत गहराई है वो 10,880 मीटर है। जो क्यूराइल कमचटका ट्रेंच है इसकी गहराई है 10,500 मीटर, और जो फिलीपींस ट्रेंच है इसकी गहराई है 10,540 मीटर, और जो रोमांस ट्रेंच है इसका गहराई है 7,707 मीटर। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, भूमि से समुद्र तक वेलांचल में निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही है? यानी समुद्र जो भूमि है, लैंड है, उससे समुद्र के बीच जो वेलांचल है उसका जो सीक्वेंस है उसके बारे में पूछा गया। तो इसको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, पहले पश्च तट होता है, फिर अग्र तट होता है, फिर निकट तट होता है, देन अप तट होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, पश्च तट, अग्र तट, निकट तट और अप तट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई इनके बीच होती है, यानी जो ओशनिक जो एबेसल प्लेन है, जो वितलीय मैदान है, उसकी गहराई सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका जो
गहराई है वो होता है 3000 से 6000 मीटर नीचे, यानी समुद्र तल में अगर जाएंगे तो 3000 से 6000 मीटर के बीच आपको जो वितलीय मैदान है, एबेसल प्लेन है, वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, और इसमें भी है आपका ट्रेंच और रिलेटेड उससे ओशंस। तो इसमें जो चैलेंजर ट्रेंच है, चैलेंजर गर्त है, वो आपका सदर्न अटलांटिक में है, दक्षिणी अटलांटिक में है। देन आपका आलिद्रिक ट्रेंच जो है वो है आपका उत्तरी प्रशांत में, नॉर्दर्न प्रशांत पैसिफिक में, पैसिफिक ओशंस में। देन आपका जो रोमांस ट्रेंच है ये आपका नॉर्थ अटलांटिक में है, और जो नैरेस ट्रेंच है वो आपका दक्षिण प्रशांत में है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सेशन में बने रहने के लिए। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर क्लास की क्विजेस आपको वहाँ अवेलेबल होंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।